नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस डिसऑर्डर के बारे में दूंगा। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या जिसे डीपीडी कह सकते हैं शॉर्ट में, एब्रीविएशन में, ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड होती है दूसरे लोगों की और वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि इसके नाम में भी देखा जा सकता है। बहुत एक्सेसिव डिपेंडेंस, निर्भरता होती है अपने आसपास के लोगों पर, खासकर कि जिन लोगों के साथ वो पर्सन काफ़ी क्लोज है। और क्योंकि ये डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उस पर्सन में हमेशा फियर रहता है कि कहीं वो लोग उन्हें छोड़ ना दें, तो अबेंडनमेंट का फियर इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। डीपीडी एक क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो कि 3 अलग अलग क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उन्हें 3 क्लस्टर्स में कैटेगराइज किया जाता है। उसमें से क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में होते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन तीनों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एंजाइटी और फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक पर्सन में किसी ना किसी लाइफ के एरिया को लेकर या अपने पर्सनैलिटी में कोई ऐसा डोमेन होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा एंग्शियस या फियरफुल रहते हैं, जिसमें वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, अवॉइडेंट टेंडेंसीज हो सकती हैं, इनसिक्योरिटीज, लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल करने की फीलिंग्स होती हैं, दूसरों पर डिपेंडेंसी होती है या दूसरों का खुद को छोड़ देने का डर होता है, या किसी तरह का क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन का फियर होता है कि दूसरे उन्हें कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ एंजाइटी, रिजेक्शन और फियर से जुड़े बिहेवियर्स अक्सर इन क्लस्टर सी के पर्सन्स में पाए जाते हैं। तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऐसा क्या अलग है, क्या खास है और इसे कैसे पहचाना जाता है, या ये जो लोग होते हैं जिन्हें डीपीडी होता है, इनके कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, मेन ऐसे सिम्टम्स या बिहेवियर्स होते हैं जो इनकी पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आगे बात करूंगा। तो पहले अगर हम देखें तो ये जो डिपेंडेंसी है ये किसी ना किसी तरह से हमारे पूरे लाइफ में हमारे को रहती ही है दूसरों पर, या ये कहें कि जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में हम सब एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होते हैं, दूसरों पर किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट होते ही हैं। पर लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में किसी ना किसी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से भी या कोई साइकोलॉजिकल लिमिटेशन की वजह से हमें डिपेंडेंसी हो सकती है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने आसपास के केयर गिवर्स पर डिपेंडेंट होता है, उसकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको माँ बाप या घर के दूसरे लोग चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मान लीजिए टॉडलर है, 3-4 साल की उम्र तक आता है, तो थोड़ा तो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है, थोड़ा वो खुद पर डिपेंडेंट होने लगता है, मतलब खेल सकता है, दोस्त बना सकता है, छोटे मोटे अपने काम कर सकता है। पर फिर भी उसकी मेन जो रिलायंस होती है, डिपेंडेंसी होती है, वो पेरेंट्स पर बनी ही रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, एडोलेसेंस तक पहुंचता है, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी उसमें आती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब खुद पर डिपेंडेंट होना, या ये कहें कि इंडिपेंडेंट होना। दूसरों के ऊपर निर्भरता धीरे धीरे एक व्यक्ति की कम होती जाती है जैसे जैसे व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता जाता है। तो एडोलेसेंट जो है वो सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान चाहता है, सोसाइटी के अंदर वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। वो देखता है कि सोसाइटी में उसकी क्या जगह है, रिश्तों में उसकी क्या जगह है। वो अपने रिलेशंस पर अपने को बहुत क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है, खुद पर पूरा कंट्रोल चाहता है। पर फिर भी क्योंकि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि अभी भी वो छोटा है, इमैच्योर है, इमोशंस उसकी पूरी ग्रो नहीं करी होती, खुद की इमोशंस को ना समझ पाने के कारण, बहुत सारे और दूसरे रीजंस की वजह से, क्योंकि वो कमा धमा नहीं सकता, इस वजह से वो अभी भी समाज पर और माँ बाप पर निर्भर रहता है। पर एक एडल्ट जो होता है, लगा लीजिए कि 21, 22, 24 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जब धीरे धीरे एडोलेसेंस खत्म होती है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, जॉब लगने के हालात हो जाते हैं, जॉब लग भी जाती है या बिजनेस में लग जाते हैं, तो एक पर्सन अपने को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देख सकता है। समझा जा सकता है कि वो पर्सन अब अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन का गुजारा खुद ही कर सकता है, अपनी रोटी कमा सकता है और अपना डे टू डे लाइफ को मैनेज कर सकता है, जिसमें उसकी आगे जाके शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो खुद को और दूसरों को पाल सकता है। इनफैक्ट अब वो इस लायक हो जाता है कि अब दूसरे उस पर डिपेंडेंट हो पाए।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुढ़ापा आता है और एक पर्सन की डिपेंडेंसी फिर से समाज और दूसरे लोगों पर बनने लगती है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा और एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो सकता है, खासकर कि अगर उसको फिजिकल डिसीजेज हो, जैसे कि उसको ओल्ड एज में कोई डिसीजेज हो सकते हैं या कोई फिजिकल कमजोरी हो सकती है जो कि बुढ़ापे की वजह से आती है। तो हम क्या पाते हैं कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर डिपेंडेंसी रहती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में एडल्ट हो जाने के बाद भी साइकोलॉजिकली पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते, पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाते, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, जिसकी वजह से उनमें एक एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन दिखाई देती है, जिसमें कि उन्हें हमेशा अपने आसपास कोई चाहिए होता है, हमेशा कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए होता है जिस पर वो निर्भर हो सकें, जिस पर उनको इस तरीके का भरोसा हो सके कि वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। और अगर वो नहीं है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पर्सन को सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल होगा या उस पर्सन के लिए सुख चैन से रहना बेहद मुश्किल होगा। यही वो लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली फुल्ली इंडिपेंडेंट जब नहीं हो पाते तो उनको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी कोई कंडीशन होती है। तो जब पर्सनैलिटी पूरी तरह से ग्रो नहीं कर रही तो हम अक्सर पाते हैं कि एक इमेच्योर पर्सनैलिटी जो कि डिपेंडेंट नेचर की हो सकती है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, उसमें एक तरीके का डिस्टर्बेंस दिखाई देता है जिसके लिए उस पर्सन को डिसऑर्डर के तौर पर देखा जा सकता है। अब बात करेंगे कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है डिपेंडेंट नेचर का, मतलब डीपीडी जो है, इसके क्या ऐसे मेजर सिम्टम्स या बिहेवियर्स होते हैं जो कि इन लोगों में पाए जाते हैं। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को तभी डायग्नोसिस किया जाएगा जब एक पर्सन के बिहेवियर्स में या डे टू डे लाइफ में, या अगर सीधे शब्दों में कहें तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेड्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो कि परवेसिव होंगे, परसिस्टेंट होंगे, मतलब लंबे समय तक बने रहेंगे और अलग अलग सिचुएशंस में दिखाई देंगे, और साथ ही बहुत ज्यादा उस पर्सन के अंदर ये बिहेवियर्स दिखाई देंगे जिसमें कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है और हमेशा दूसरों की हमेशा उसको नीड रहती है। क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, दूसरों से चिपका रहता है, सबमिसिव होता है, उसको लगता है कि उसको दूसरों की हमेशा जरूरत है या दूसरे उसका ध्यान रखेंगे, दूसरे उसको चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अबेंडनमेंट के फियर्स होते हैं। इस बात का फियर होता है कि कहीं वो अकेला ना छूट जाए या उसके साथ जो व्यक्ति है उसे छोड़ ना दे। तो ऐसे में 8 ऐसे बिहेवियर्स देखे जाते हैं जिनमें अगर 5 या 5 से ज्यादा बिहेवियर्स मौजूद हो तो उस पर्सन को डीपीडी का डायग्नोसिस दे दिया जाता है। तो कोर फीचर्स तो ये हुए जो मैंने बताए। अब वो 8 बिहेवियर्स कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला बिहेवियर होता है, रोजमर्रा के लाइफ के डिसीजंस बनाने में मुश्किल होती है जब तक कि दूसरे का एश्योरेंस ना मिल जाए, दूसरे की तरफ से कॉन्फिडेंस ना दे दिया जाए, दूसरे का आंसर, दूसरे का जवाब ना मिल जाए, दूसरे की तरफ से एडवाइस या कोई इनपुट ना मिल जाए। जब तक तो दूसरे का एक एश्योरेंस चाहिए, दूसरे का एक ओपिनियन चाहिए, तभी कोई पर्सन अपने डिसीजन ले पा रहा है। तो डीपीडी के पर्सन में ये अक्सर देखने में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बिहेवियर कि हमेशा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनको कोई दूसरा चाहिए होगा, या ये चाहेंगे कि कोई दूसरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको खुद लेनी होगी, खुद कोई जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे कि अपने जॉब में हो सकता है, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। इनके जिम्मे काम छोड़े नहीं जा पाते क्योंकि ये काम को जिम्मेदारी से करने से बहुत डरते हैं। तो इनको लगता है कि कोई दूसरा इनके बिहाफ पे एटलीस्ट पूरा ना सही पर काफी सारा काम वो उनके बिहाफ पे कर दे, या हमेशा उसकी मॉनिटरिंग बनी रहे ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद कोई काम कर पाए। तो इनको हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहता है क्योंकि इन्हें लगता है ये खुद कोई काम पूरा नहीं कर सकते या सही तरह से नहीं कर सकते, इसलिए कोई दूसरा इनके साथ हमेशा रहे, इनको सुपरवाइज करता रहे, इनकी ऐसी नीड होती है। तीसरा बिहेवियर, ये अक्सर दूसरों से डिसएग्री नहीं कर पाते। एग्रीएबलनेस जो ट्रेट होता है वो इनमें बहुत ज्यादा होता है। इनको डर लगता है कि कहीं दूसरे इनसे नाराज ना हो जाएं, या दूसरे से अगर ये कोई अलग ओपिनियन रख लेते हैं तो इनको लगता है कि दूसरा इनसे नाराज हो जाएगा और इन्हें छोड़ देगा, क्योंकि इन्होंने उसके साथ एग्री नहीं किया, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो इन्हें लगता है कि दूसरा बुरा मानेगा और इस वजह से उनसे बात करना बंद कर देगा या दोस्ती या रिश्ता तोड़ देगा। तो अक्सर ये दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपना ओपिनियन आगे ना रखकर दूसरे का ही ओपिनियन मानने में हमेशा विलिंग दिखते हैं, राजी दिखते हैं। चौथा बिहेवियर, कोई भी नया काम शुरू करने में इनको पहले दूसरे के सपोर्ट की जरूरत होती है। कोई दूसरा एक तरह से स्टैंप लगा दे, ठप्पा दे दे कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर लोगे, या तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। दूसरा कोई इनको पूरा रोड मैप बता दे, पूरा गाइडलाइंस बता दे,
ये खुद कोई काम इनिशिएट करने से बचते हैं या डरते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है या तो ये गलत कर देंगे या फिर इन्हें लगता है ये खुद के बल पे कर ही नहीं सकते क्योंकि ये उतने इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरा अगर कोई भरोसेमंद इंसान इनको बता दे कि इनको कैसे करना है तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गैदर करके ये काम शुरू भी कर पाते हैं और उसको आगे बढ़ा भी पाते हैं। पांचवा बिहेवियर, इन लोगों में बहुत स्ट्रांग नीड होती है कि दूसरे इनको सपोर्ट दें और इनको नर्चर करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। इनकी इमोशनल नीड्स, सोशल नीड्स, पर्सनल नीड्स, ये चाहते हैं कि इनको पूरा करने के लिए दूसरे हमेशा इनके साथ रहें या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पर्सन इनके हमेशा इर्द गिर्द रहे, मौजूद रहे, इनसे कम्युनिकेट करे या इनके लिए अवेलेबल रहे। क्योंकि ये रिस्क नहीं ले पाते दूसरे को मना करने का, दूसरे को खो देने का, कि कहीं दूसरा हमें छोड़ ना दे, या दूसरे को डिसअप्रूव करने से डरते हैं, तो इसलिए ये दूसरों की बातों को एज इट इज मान लेते हैं और दूसरे इन पर अपना अधिकार भी जमा सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि उनका सपोर्ट मिलता रहे। उनसे इनको जो भी सपोर्ट या इमोशनल नीड्स जो पूरी हो रही हैं उसको पूरा करते रहने के लिए जरूरी है कि ये दूसरों को हमेशा अपनी लाइफ में बनाकर रखें। तो ऐसे में ये अक्सर अपना ओपिनियन नहीं रख पाते, डिसएग्री नहीं करते, मना नहीं करते किसी चीज के लिए, नो कहना इनको नहीं आता। तो ऐसे में अक्सर होता है कि दूसरा पर्सन इनको डोमिनेट कर सकता है, इन पर अपना अधिकार जमा सकता है और ये खुद को इसके लिए अलाउ कर देते हैं। ये नहीं देख पाते कि दूसरे को इनको मना करना है या दूसरे के साथ एक बाउंड्री रखनी है या दूसरे के साथ एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट तरीके से अपने ओपिनियंस और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर हमने अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करी और अगर हमारा डिफरेंट ओपिनियन कहीं क्लैश कर गया तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए और हमें छोड़ ना दे। तो इस वजह से अक्सर इनके रिलेशनशिप में लोग इन पर अक्सर बहुत डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। छठा बिहेवियर, जब ये अकेले होते हैं या कोई भी चीज अकेले कर रहे होते हैं तो ये बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। इनको अक्सर ऐसा लगता है कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बड़े कंफ्यूजन से भर जाते हैं, बहुत वल्नरेबल लग सकते हैं। मतलब इनको लगता है कि हम अपना कंट्रोल खो देंगे, इमोशनल हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे या एंजाइटी बढ़ जाएगी या बहुत ओवरथिंक करेंगे। तो इनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन वाले इश्यूज आते हैं, जैसे कि नींद खराब हो सकती है या कुछ भी ऐसे एंजाइटी या फियर या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स, जो कि तब देखने में आएंगे जब ये काफी टाइम तक अकेले में पड़े हैं या किसी तरह से अकेलापन आ गया है, जैसे कि दोस्त छूट गए या घर में कोई फैमिली मेंबर्स इनके साथ नहीं है, कहीं दूर किसी शहर में जाकर रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने को बहुत अकेला पाते हैं। सातवां बिहेवियर, कोई भी रिलेशनशिप जब इनकी एंड होती है तो इनके अंदर बहुत डेस्परेशन होती है कि जल्दी से कोई नई रिलेशनशिप मिल जाए, जल्दी से किसी नए रिलेशन में जाने की इनके अंदर बहुत स्ट्रांग नीड आने लगती है। ये बहुत ज्यादा अपने को लोनली फील करने लगते हैं और ये जो लोनलीनेस की जो फीलिंग है ये इसे टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से अक्सर ये डिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी की नीड्स हैं, इनको कोई चाहिए, और ऐसे में कई बार ये गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं। तो इनका जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्टिक ऐसा हो सकता है। तो अक्सर ये जो लोग होते हैं जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी से सफर करते हैं वो अक्सर बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का पार्ट बन जाते हैं। उसके अंदर ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए वो ऐसी रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो नीड थी इसकी वजह से ये पहले तो उस रिलेशन में चले गए, पर क्योंकि अब आगे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुकी है तो उसको छोड़ने से भी इनको डर लगता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नेचर के हैं। तो पूरी तरह से ये फंस सकते हैं गलत रिलेशनशिप्स में अगर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी की अपनी नीड्स फॉलो करें। और अक्सर ऐसा ही होता है कि ये अपनी डिपेंडेंसी नीड्स की वजह से, लोनलीनेस की वजह से बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लेते हैं। आठवां बिहेवियर, इनमें बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं इस चीज को लेकर, जो कि बड़े अनरियलिस्टिक वे में सोचते हैं कि ये अकेले छूट जाएंगे या अकेले रह जाएंगे किसी भी वजह से। चाहे रिलेशनशिप ठीक ठाक भी चल रहा हो पर फिर भी इनके अंदर फियर रहता है कि दूसरा इनको शायद अकेला ना छोड़ दे, शायद पिछली रिलेशनशिप की तरह ये पर्सन भी हमें छोड़ के ना चला जाए, या शायद मेरे जैसे पेरेंट्स आज मेरे साथ नहीं है या कोई भी ऐसा सगा संबंधी घर का व्यक्ति कोई साथ नहीं है तो शायद मेरा पार्टनर भी मुझे ना छोड़ दे। तो अक्सर इनके मन में डर लगा रहता है कि कोई मुझे छोड़ देगा, या मेरा पार्टनर या जो भी पर्सन है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, वो दोस्त भी हो सकता है कोई। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एक अनरियलिस्टिक प्रीऑक्यूपेशन रहती है, मतलब रियलिटी में शायद वो इंसान इनको कभी ना छोड़े, कभी इनको दूर ना करे, कभी शायद इनको किसी तरह से अकेला ना छोड़े, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, पर फिर भी इनको लगता है कि दूसरा हमें अकेला छोड़ सकता है। और ऐसे में इनको डर लगता है कि कहीं हम अकेले पड़ जाएंगे, हम अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, अगर ये पर्सन हमें छोड़ के चला गया तो हम कैसे अपना लुक आफ्टर करेंगे, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी,
डिप्रेस हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे, इनके मन में ये डर सताते रहते हैं। और अगर किसी भी वजह से पास्ट में कोई इनकी बुरी मेंटल हेल्थ हुई हो तो वो जो मेमोरीज हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इनको और भी टॉर्चर करते हैं और इनको लगता है कि हम दोबारा से उस कंडीशन में ना पहुंच जाएं। इसलिए ये बहुत ज्यादा घबराए रहते हैं और इस वजह से उनके अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये रहे 8 बिहेवियर्स। इनमें से अगर 5 या उससे ज्यादा बिहेवियर्स भी होंगे तो एक पर्सन को डीपीडी मतलब डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि डीपीडी का ऑनसेट कब होता है। आमतौर पर तो देखा जाता है कि डीपीडी जो है वो यंग एडल्टहुड में शुरू होता है, मतलब करीब करीब 20-22 की उम्र में ज्यादातर इसके बिहेवियर सिम्टम्स देखने में आते हैं। पर ये एडोलेसेंस में अर्ली स्टेजेस में भी शुरू हो सकता है, मतलब ये 13, 14, 15 की उम्र में भी इसमें बहुत सिग्निफिकेंट बिहेवियर्स देखने में आ सकते हैं। लेटर एज में मतलब 20-22 की एज में इसका ऑनसेट इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंटली देखा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें एक्सपेक्टेड होता है कि एक पर्सन अपने को इंडिपेंडेंट बनाने में मैच्योरली ग्रो कर जाएगा। पर ये जो पर्सन है, जब ये ऐसा नहीं हो पाता, मतलब एक पर्सन जिसको डीपीडी डेवलप हो रहा है, ऐसा देखा जाएगा कि वो जब अपने फ्रेंड्स में या अपने कॉलेज या अपने जॉब या वर्क प्लेस पर जहां उसको इंडिपेंडेंट होने की एक्सपेक्टेशन लगती है, पर वो पर्सन अक्सर पाएगा कि वो दूसरों के बिना काम नहीं कर पा रहा या जो भी बिहेवियर्स हैं, सिम्टम्स हैं, ये शो करेगा। तो अक्सर ऐसे में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अनफोल्ड होनी शुरू होगी। मतलब चाहे इसके फैक्टर्स जेनेटिक हो, साइकोलॉजिकल हो या कैसे भी हो, पर ज्यादा कॉमनली जो इसके प्रोमिनेंट बिहेवियर्स होते हैं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए, ये ज्यादातर दिखाई देते हैं जब एक्सपेक्टेड होता है कि एक पर्सन फुल्ली एडल्ट की तरह बिहेव करेगा, पर ये लोग नहीं बिहेव करते, उस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखाई देते। तो एडोलेसेंस में जहां कई सारे दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ऑनसेट शुरू हो जाता है, इस डिसऑर्डर को अक्सर डायग्नोस नहीं किया जाता क्योंकि उस एज में देखने में आता है कि एक पर्सन की शायद बचपन की आदतें हैं, शायद एडोलेसेंस में अभी वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है, स्कूल की या जो भी दूसरी जरूरतें हैं उसके लिए उसको पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चे बहुत पैम्पर हो जाते हैं, उनकी जरूरतें माँ बाप पूरी कर दिया करते हैं। तो इसलिए अक्सर क्लियरली दिखाई नहीं देता कि ये जो पर्सनैलिटी में जो डिपेंडेंस है ये डीपीडी के सिम्टम्स हैं या फिर ये एक पर्सन का अभी लाइफ की कंडीशन ऐसी है या उसको ऐसा माहौल दिया गया है। पर अगर बहुत ज्यादा रिलायंस पेरेंट्स के ऊपर हो या फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर हो, जैसे कि बड़े भाई बहन पर या कोई दूसरे ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं बड़े, उन पर है अगर, और एक पर्सन अपने स्कूल के अपने बेसिक सी जरूरतें पूरी करने में भी दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है, छोटे बड़े काम भी, रोजमर्रा के जो डेली चोर्स होते हैं वो भी नहीं कर पाता या कर पाती, तो ऐसे में डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के कुछ सिम्टम्स या बिहेवियर्स शुरुआती स्टेजेस में भी देखने में आ सकते हैं। पर मोटे तौर पर ये जो 8 में से जो 5 बिहेवियर्स बताए गए, ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देते जब तक कि एक पर्सन 20, 22, 24 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए। इसलिए इसका डायग्नोसिस अक्सर अर्ली एडल्टहुड में ही दिया जाता है। डीपीडी का प्रिवेलेंस रेट कितना होता है? DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर अमेरिकन डेटा के बेसिस पे देखें तो ये 0.5% लोगों में ही पाया जाता है, जो कि बहुत कम नंबर है। पर अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से देखें तो ये बहुत सारे लोगों में पाया जाएगा। और इसका एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, या ये कहें कि सबसे ज्यादा ये पाया जाता है औरतों में, फीमेल्स में। मेल्स के मुकाबले ये फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। और डीपीडी के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब किन वजहों से हम कहेंगे कि ये डेवलप हो सकता है या हो जाता है, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब कोई ना कोई पेरेंट हो सकता है उसमें एंग्शियस एवॉइडेंट या डिपेंडेंट पर्सनैलिटी रही हो, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी रही हो सकता है कि एक पर्सन के फैमिली में उसको जो पेरेंट्स मिले हैं उनमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट रहे होंगे, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा रूल्स रखते होंगे। एक पर्सन को, मतलब बच्चे को जब वो छोटा है उसको डिसीजन नहीं लेने देते होंगे, हमेशा उसके डिसीजंस में अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने डिसीजन थोपते रहे होंगे, या उसके जो डिसीजंस हैं उसको क्रिटिसाइज करते होंगे, जिस वजह से उस पर्सन को बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लायक उन घर वालों ने नहीं बनाया, या कोई स्पेसिफिक पेरेंट हो सकता है। और ऐसे में वो जो पर्सन है जिसको डीपीडी डेवलप हुआ, वो इतना इनकेपेबल, इतना हेल्पलेस फील करने लगा कि अब उसको लगता है कि लाइफ के कोई भी डिसीजन वो ले नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक पेरेंटिंग का एनवायरनमेंट मैटर करता है, साथ ही कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और महिला होना, फीमेल होना, ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब इसको चाहे हम कहें रिस्क फैक्टर है या ये कहें कि ये फीमेल्स में पाया जाता है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। अब अगर हम बात करें कि डीपीडी का एक पर्सन की लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो लाइफ के करीब करीब सभी एरियाज में डीपीडी का इंपैक्ट देखा जा सकता है। सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक पर्सन जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एडल्ट बन रहा है, तो वो सोसाइटी के काफी सारे रोल्स लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा, अपने डिसीजंस खुद लेगा।
अपने ओपिनियंस होंगे, अपनी रीजनिंग को यूज करेगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा। पर वहीं एक डीपीडी पर्सन बहुत ज्यादा जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो एक बहुत मैच्योर पर्सन के तौर पे नहीं दिखाई देता। तो उनके ऑक्यूपेशनल सेटिंग, एकेडमिक सेटिंग्स, फैमिली, जॉब, वर्क प्लेस, बिजनेस, इनफैक्ट अपने बच्चों के साथ भी ये लोग जो है बहुत मैच्योरली फंक्शन नहीं कर पाते। कई बार इनकी एजुकेशन छूट जाती है। ये अक्सर अपने पेरेंट्स पर बहुत लंबे टाइम तक डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब शायद लेट 20s या अर्ली 30s तक इनकी मैरिज भी नहीं हो पाती। ये घर में ही हमेशा रहते हैं, घर से बाहर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर एंजाइटी और कुछ दूसरे ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। तो अक्सर ये घर से जब थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं, चाहे जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, तो इनमें एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से अपने घर आ जाते हैं, बहुत जल्दी अपने काम छोड़ सकते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के इनके अंदर रेट ज़्यादा होते हैं। जब भी इनको किसी एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन में एडजस्ट करने की नीड होती है, डिमांड होती है, तो अक्सर ये बहुत जल्दी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते और ऐसे में ये जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो इस वजह से ये अपनी जॉब अक्सर जल्दी छोड़ सकते हैं, कोई नया कोर्स इन्होंने शुरू किया है वो छोड़ सकते हैं, या अक्सर जब ये नए घर में जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा मिलता है, तो चांसेस होते हैं कि ये जल्दी अपने घर वापस रिटर्न कर सकती हैं। वहाँ ससुराल में इनको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। तो इनकी अक्सर मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। इनफैक्ट मैरिजेस में ये अक्सर बड़े एब्यूजिव रिलेशनशिप्स का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर बहुत रिलाय करते हैं, अपने डिसीजंस नहीं लेते। तो अगर कोई भी इनको अगर एक डिफिकल्ट पार्टनर मिलता है, अगर महिलाओं की नज़र से देखें और अगर हम कहें कि हाँ ये महिलाओं में ही क्योंकि ज़्यादा है, तो इनको जो पुरुष, जो इनके जो मेल जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, वो अगर किसी वजह से कोई डिफिकल्ट पर्सनैलिटी मिल जाए, तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस का ये बहुत शिकार होते हैं, वर्बल एब्यूज का शिकार होते हैं। हस्बैंड्स अगर इनके अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ऐसे में वो मारपीट कर सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हो जाए हस्बैंड का, तो भी ये कुछ बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाते, सालों तक डिपेंडेंट बने रहते हैं उस रिलेशनशिप पर, इस वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह से इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इनमें डिपेंडेंट रहने की नीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ नहीं पाते, जैसा कि पहले बताया था। और क्योंकि अपनी बाउंड्रीज नहीं रख पाते, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से जल्दी सीख नहीं पाते, इमोशन से, अपनी डिपेंडेंसी की नीड्स के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए ये रिलेशनशिप में रिस्क को असेस नहीं कर पाते। तो प्रिडेटरी जो पार्टनर्स होते हैं, टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स जो होते हैं, उनके अक्सर शिकार हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए, तो ट्रीटमेंट में जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी या अप्रोच होती है वो साइकोथेरेपी होती है। करीब करीब सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में जो मेन ट्रीटमेंट अप्रोच होती है वो साइकोथेरेपी ही होती है। दवाइयाँ इनमें सिर्फ तभी काम करती हैं जब इनमें डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाएं, या जब सेल्फ हार्म, सुसाइडल थॉट ज़्यादा हों। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें दवाइयों का बहुत थोड़ा रोल होता है। प्रिवेंशन बेस्ट होता है, बट प्रिवेंशन के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं होती, या इतना जल्दी कई बार लोग नोटिस में नहीं आ पाते। तो इसलिए जब वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी दी जाए, जिसमें अपने थेरेपिस्ट के साथ एक पॉजिटिव, एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर उनका थेरेपिस्ट बहुत एम्पैथेटिक रहे, कंपैशनेट रहे, उनके लिए अलग अलग तरह से अवेलेबल रहे, उनकी डिपेंडेंसी की नीड्स को पूरा करते हुए भी उनको इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर पाए। तो थेरेपिस्ट का जो रोल हो जाता है वो ये होता है कि कैसे जो पेशेंट है, मतलब जो पर्सन जिसको डीपीडी है, वो अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस खुद अपने बल पर कैसे ले पाए, अपनी रीजनिंग, अपने थॉट्स के बेसिस पे कैसे ले पाए। इसके लिए उसको कॉन्फिडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ये एक थेरेपी का मेन गोल, मेन टारगेट होता है। अक्सर वो लोग जिनको कि डीपीडी होता है, मतलब ऐसी महिलाएं थेरेपी नहीं लेती या थेरेपी की उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि थेरेपी का मतलब है इंडिपेंडेंट बनना, अपने डिसीजन खुद लेना, अपने हिसाब से थेरेपिस्ट को अप्रोच करना और फिर थेरेपिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ऐसी चीज़ उनके दिमाग में, उनकी सोच में दूर दूर तक आती ही नहीं, क्योंकि उनकी जो पूरी जो साइकी है, पूरा जो माइंडसेट है, वो डिपेंडेंसी ढूंढने की तरफ जाता है। तो अक्सर वो जब थेरेपिस्ट के पास भी आती हैं, वो एक डिपेंडेंसी की चाह में आती हैं, और मोस्टली वो जब थेरेपिस्ट को अप्रोच करती हैं तो वो अपने किसी फैमिली की प्रॉब्लम के लिए अप्रोच करती हैं।
जैसे कि उनके फैमिली में कोई पर्सन है जो उनको छोड़ के जा रहा है या उनका पार्टनर उनको छोड़ के जा रहा है, तो वो अक्सर बहुत ही डिपेंडेंट फील करती हैं, बहुत एंग्शियस नर्वस फील करती हैं। तो वो चाहती हैं कि थेरेपिस्ट का कोई कंसेंट ले पाएं या थेरेपिस्ट का कोई ओपिनियन ले पाएं, उनके सपोर्ट से उनका जजमेंट, उनका ओपिनियन ले पाएं, जिससे कि वो अपने डिसीजन ले पाएं। तो ऐसे में अक्सर वो थेरेपिस्ट को भी या तो वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखती हैं या फिर वो अपने फैमिली के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, ताकि वो उन्हें ना छोड़ दें, इस वजह से उनको ठीक किया जाए कैसे, इसके लिए कंसल्ट करती हैं। तो वो अपने फैमिली के बाकी के लोगों को थेरेपी में लाने में ज्यादा इच्छुक होती हैं। तो ये बड़ा ही एक अनयूजुअल सा आप कह सकते हैं एक पैटर्न देखने में आता है कि वो खुद नहीं जा रही। इनफैक्ट अगर वो अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए भी अगर थेरेपी शुरू कर रही हैं या उनको ला रही हैं, जैसे कि एक मदर कहेगी मेरे बेटे को थेरेपी दो, मेरे हस्बैंड को थेरेपी दो, या किसी भी तरह से ऐसा कुछ वो अगर कोशिश करेंगी, तो उनके डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के ट्रेड्स साइकोलॉजिस्ट को नजर में आ जाएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि आप भी अपना ट्रीटमेंट लो, आपको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, या किसी तरह से काउंसलिंग लो। तो वो अक्सर बचेंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये मुझे नहीं लेना, मेरे को तो बस अपने फैमिली को बचा के रखना है, या मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, मेरे दूसरे इन लॉज ठीक हो जाएं, किसी तरह से बस वो मेरे को छोड़े ना, या मेरा घर ना टूटे। किसी तरह से वो ऐसा एक डिजायर रखती हैं जिस वजह से वो खुद को बदलने की बजाय वो दूसरों को ठीक करने की कोशिश करती हैं ताकि वो इनको ना छोड़ दें। तो जैसे कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर मान लीजिए डिवोर्स हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो ये जो मदर है ये चाहेगी कि उनके बेटे को ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग मिल जाए ताकि उनका बेटा उन्हें ना छोड़ दे या बेटी उन्हें ना छोड़ दे। या घर के कोई और लोग जैसे कि उनके पेरेंट्स उनको लेकर आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ हार्म की टेंडेंसी हो जाए, वो अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के छोड़े जाने की वजह से बहुत ज्यादा उनमें सेल्फ हार्म, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बढ़ रहे हो। तो कुछ ऐसे अनयूजुअल वजहों से वो अक्सर काउंसलिंग में अप्रोच करती हैं। खुद बदलने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए वो थेरेपिस्ट के पास आए, ऐसा ना के बराबर केसेस में होता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस पर अब डीपीडी जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। बहुत सारा जो यूथ है, यंग लड़कियां लड़के जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, तो बहुत अर्ली फेजेस में उनका डीपीडी जो है वो डायग्नोस हो जाता है। तो ऐसे में वो कैसे भी करके ट्रस्ट के बेसिस पे या एक थेरेपिस्ट के साथ अच्छा रिलेशन बना के वो कभी ना कभी काउंसलिंग थेरेपी लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपने को हील कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए बहुत प्रॉपर एजुकेशन जरूरी है, अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, एक थेरेपिस्ट की नजर से प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं। एक पर्सन ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से लेने पहुंचता है, और अगर जाता भी है तो वो अपना कोई और मकसद पूरा कराने के लिए जाता है। वो अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स या अपने डिसऑर्डर को ठीक कराने के लिए आमतौर पर डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते, और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए, थोड़े टाइम तक ट्रीटमेंट ले भी लें, तो पूरी विलिंगनेस नहीं दिखाते, पूरे तरह से अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जिन एरियाज में उन्होंने अपने को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, अगर डॉक्टर थेरेपिस्ट चाहेगा कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपने दम पे अपने बल पर खड़ा होके अपने डिसीजंस एक्शंस लें, तो ये उनके अंदर घबराहट पैदा कर देता है, डरा देता है, जिससे कि वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो या तो थेरेपिस्ट बदल लेते हैं या फिर किसी वजह से थेरेपी छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस के साथ ट्रीटमेंट लिया जाए, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्कीमा थेरेपी, माइंडफुलनेस, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो लाइक कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को किसी और पर्सन के साथ शेयर करें जिसको इससे फायदा हो सकता है, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको सही गाइडेंस मिले, सही इंसाइट डेवलप हो, ताकि आप या आपके कोई फैमिली मेंबर अपना ट्रीटमेंट ले पाएं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।